आज नए वीडियो में पुनः आपका स्वागत है साइंस पॉइंट में। आज से अपन रोजाना जो केमिस्ट्री तो देख रहे हैं और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और भूगोल 2-3 दिन के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों का एग्जाम है, 2-3 चैप्टर डालने, भूगोल के बाद में शुरुआत करेंगे। आज से हम लोगों ने तय किया है कि रोजाना प्रतिदिन है जो भी करंट आता है ना उसका वीडियो डाल दिया जाए। इसके साथ में एक योजना जो फ्लेक्सिबल योजना है ना, जैसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, मतलब बड़ी कोई फ्लेक्सिबल योजना है तो उसमें 2 दिन भी डर सकते हैं, और करंट के साथ में एक योजना, ताकि करंट तो रोजाना का रोजाना होता रहे और उसके बाद फ्लेक्सिबल योजनाओं को याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन आपके आता ही रहता है, कोई भी एग्जाम हो तो उसमें तैयार मिलता है, इसलिए अपन शुरुआत इसी करने जा रहे हैं। पहले मैं एक योजना दे देता हूँ, तो उसके बाद में आज करंट के जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जो अखबार में आए, जो चर्चा में रहे हैं आज, उसके ऊपर लोग चर्चा करेंगे। आज मैं जो फ्लेक्सिबल योजना की बात करूं तो है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ठीक है, ये किसके लिए है? ये राजकीय विद्यालय में कार्यरत, राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत, राजकीय विद्यालय प्लस मदरसा। ठीक है, राजकीय विद्यालय प्लस मदरसा में जो अध्ययनरत विद्यार्थी है कक्षा 1 से लगा करके 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। कौन सी? मुख्यमंत्री बाल गोपालन योजना। ठीक है, किसके लिए? उन बच्चों के लिए जो कि राजकीय विद्यालय में या मदरसों में पढ़ते हैं। ठीक है ना, और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। इसमें क्या किया जाता है? पहले 2 दिन दूध दिया जाता था सप्ताह में। ठीक है ना, अब क्या करें, 6 दिन ही दूध देंगे सप्ताह भर, है ना, 6 दिन दूध कर दिया इस बजट में जो भी है ना। पहले तो 2 दिन दूध देते थे, अब है 6 दिन तक, पूरे सप्ताह ने, रविवार को तो छुट्टी रहती है, उसकी कोई बात होगी नहीं, पूरे सप्ताह में है ना, सप्ताह में 6 दिन है ये दूध दिया जाएगा। 2 दिन से बढ़ाकर 6 दिन दूध उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? 1 से 5वीं तक की कक्षा के लिए 250 ml और 6 से 8 तक 250 ml, 200 ml। अच्छा, 200 ml दूध दिया जाता है। ठीक है, बात है समझ में? नहीं है, 200 ml दूध इसके अंदर दिया जाता है। ठीक है, ये मुख्य बात आ गई समझ में। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो। ठीक है, कुपोषण की समस्या से निजात मिले। और इसके साथ में क्या उद्देश्य है? इसका एक उद्देश्य ये भी है कि ड्रॉप रेट है वो कम, मतलब बच्चे स्कूल छोड़ के नहीं जाए, बच्चे आसानी से स्कूल जाए, बच्चों का मन लगे, शारीरिक और उसका मानसिक विकास हो, पौष्टिक आहार मिले, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। करीबन 70 लाख के आसपास बच्चों को इससे फायदा होगा। कितना? 70 लाख के आसपास जो अध्ययनरत है 1 से 8 तक के, लगभग 70 लाख की बात बता रहा हूँ। ठीक है, इतना का यहाँ फायदा होगा। आज जो चर्चा में एक रहा है, आपको 2-3 चर्चा में जो बात रही, पहले उनको मैं बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने एक बालिकाओं के लिए योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ठीक है, सीएम लाडली बहना योजना, ये आपके मध्य प्रदेश के सीएम ने शुरू की है। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं कौन से राज्य ने शुरुआत की, जैसे है ना, जैसे राजस्थान में से संबंधित क्वेश्चन है तो उसमें कम चांस है, फिर भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको बताया है। दूसरा चीज ये है कि उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक है, आपको नया नाम सुना होगा, उड़ीसा के सीएम एक बीजू पटनायक करके बड़े नेता हुआ करते थे। ठीक है, और ये इनकी पार्टी है बीजू जनता दल, BJD। ठीक है, समझे बात को। और इसका चुनाव चिन्ह है शंख। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? शंख। ठीक है, चुनाव चिन्ह है ना, चुनाव चिन्ह इस पार्टी का आपका शंख है। ये मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज उन्होंने 23 साल पूरे कर लिए हैं सीएम के, लगातार सीएम के रूप में काम करते हुए। कितने? लगातार 23 साल से ये सीएम है, लगातार 2000 से। ठीक है ना, अब एक बात और है, इससे अधिक समय तक सीएम रहने वाले लगातार 2 व्यक्ति है, लगातार की बात बता रहा हूं। एक तो है पवन सामलिंग जो कि सिक्किम के सीएम रहे हैं। ये 94-5 से लगाकर 2019 तक करीबन 24 साल से अधिक समय तक, है ना,
24 साल और 100 कितने दिन लगभग है ना, 24 साल से अधिक समय तक। और दूसरे पवन चामड़ी, और आपको मालूम है कि सिक्किम में 32 सीट है, ठीक है ना, तो इनकी पार्टी को 15 सीट मिली थी। और इनका जो अब जो है प्रेम सिंह जो है उनको 17 सीट मिली है। 2019 में जो चुनाव हुआ है ना उसकी बात है। मतलब जो व्यक्ति 25 साल तक लगातार रहे सीएम, फिर भी उनकी स्थिति ये 15 सीट मिली 32 में से, है ना, ठीक है। और एक आपका दूसरा जो इनसे अधिक समय तक सीएम रहने वाला एक व्यक्ति है ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल के सीएम रहे, ठीक है, 1977 से लगाकर 2000 तक, ठीक है ना, लगभग 23 साल से अधिक समय तक। यानी इनसे दो व्यक्ति ऐसे हैं जो अधिक सीएम रहे हैं, अधिक समय तक सीएम रहे हैं। अगर ये अगली बार चुनाव जीत जाएंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये सबसे अधिक समय तक रहने वाले बीजू जनता दल के जो है ना नवीन पटनायक को अधिक समय तक सीएम रहने वाले मुख्यमंत्री बन जाए, ठीक है। ये बात आई आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। एक चीज और है, अभी इस मार्च महीने में पिछली बार एक आरएस में क्वेश्चन आया था, ये उत्सव जो मनाए जाते हैं इनका क्रम पूछा था कि जनवरी में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। ऊंट उत्सव का नाम आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बीकानेर में। और फरवरी में कौन सा होता है आपका डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में, है ना। अभी मार्च में दो एक उत्सव हो रहे हैं, अभी एक तो हो रहे हैं थार उत्सव जो कि बाड़मेर में, और एक है सिकाउटी उत्सव जो कहाँ हो रहा है अभी 10 से 12 मार्च को लक्ष्मणगढ़ सीकर में होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपको। एक चीज और है, एक ये जो है ना आपके सांबर झील है, सांबर झील अतिक्रमण के कारण मतलब क्या है इतना चर्चा में है, अतिक्रमण के कारण। आपको ध्यान ही होगा, अखबार में आता रहता है। और आपको पता है कि सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किया हुआ है। रामसर एक शहर है ईरान में, आर्द्रभूमि क्षेत्र में इसमें शामिल किया हुआ है रामसर, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक मिंडा नदी है, उस पर अतिक्रमण हुआ है। इसमें खारी है, खंडेला है, रूपनगढ़ है, मेथा है, नदियां गिरती है ना, तो इसको लेकर के ये चर्चा में है। नदी है मिंडा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, एक आपको ऊर्जा के बारे में बताना चाहता हूँ। आज थोड़ी चर्चा हो रहा है ऊर्जा का। ऊर्जा में पहले अपन को देख लेना चाहिए ऊर्जा के प्रकार, क्योंकि थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन आया था जो एग्जाम हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से है। तो ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक तो परंपरागत, परंपरा से जिसका यूज करते आए हैं परंपरागत। परंपरागत में दो प्रकार हो गए, एक व्यापारिक हो गया, एक गैर व्यापारिक। गैर व्यापारिक कैसे है, जैसे अपन जलाव नबली काम में लेते हैं, ठीक है, और वनस्पति के जो पोस्ट क्या बोलते हैं अवशेष काम में ले लेते हैं। गाय के गोबर है उसको ईंधन के रूप में काम में ले लेते हैं, ठीक है ना। वो क्या हुआ, परंपरागत हो गए, क्या बोलते हैं व्यापारिक हो गए। गैर व्यापारिक है ना, गैर व्यापारिक सॉरी, परंपरागत में गैर व्यापारिक हो गए। एक व्यापारिक उद्देश्य के लिए कौन सा, कोयला, पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, तापीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, जल विद्युत है, सब ये कौन से है आपके सारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ठीक है ना। ऊर्जा मुख्यतः आप यूं याद रखिए, ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं। परंपरागत जिनको परंपरा से पहले से अपने यूज करते आ रहे हैं, जैसे जलाने की लकड़ी है, वनस्पति के जो अवशेष पदार्थ है, ठीक है, ठीक है, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हुई, है ना, तापीय ऊर्जा हुई, परमाणु ऊर्जा हुई, और जल विद्युत वगैरह, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत हुआ। उसका उत्तर जल विद्युत ही था, लोगों ने जल लिख दिया उसको, ठीक है ना, ये आया हुआ था। अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, और फिर आपका पवन ऊर्जा, ठीक है ना। आपने क्या है, ये जो काम है ये कुछ ही वर्षों पहले सौर ऊर्जा बनाना शुरू हुआ। पहले परंपरागत थोड़ी थी, आज से 100 वर्ष पहले तो सौर ऊर्जा को उपयोग नहीं करते थे लाइट के रूप में, है ना। और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब एक हाइब्रिड एनर्जी का कंसेप्ट आया है। अभी सरकार ने हाइब्रिड एनर्जी का पॉलिसी घोषित की है। उसका मतलब क्या है, जैसे पवन चक्की लगा दी ऊपर, जैसलमेर में है, ऊपर तो ऊंची वो करीबन काफी ऊंची होती है, उसके नीचे पवन ये सोलर प्लेट लगा दी, तो दोनों का ऊर्जा का उत्पादन हो जाए, इसको बोलते हैं हाइब्रिड एनर्जी, ठीक है। क्योंकि पॉलिसी भी अभी घोषित की है, ठीक है ना। तो सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, इसके साथ में हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी, और एक होती है भूतापीय ऊर्जा।
भूतापीय ऊर्जा तो आपके गैर परंपरागत है, लेकिन तापीय ऊर्जा कोयले से बनती है, ठीक है, गैस है, ये है ना, वो आपके तापीय ऊर्जा होती है। भूतापीय ऊर्जा जो पृथ्वी में मणिकरण का आपने नाम सुना होगा, हिमाचल प्रदेश, तो वहां गर्म, और पूंगा घाटी जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि अंदर से गर्म पानी निकलता है और उस टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट है उसके आधार पर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। इसके साथ में आपका ये तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, और बायोमास, बायोगैस, ये सारे क्या हो गए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गए। एक होता है महासागरीय ऊर्जा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ओटेक एनर्जी जिसको बोलते हैं। दूसरी ये भी होती है कि महासागरों के अंदर बताते हैं मीथेन के अणु छिपे हुए हैं, तो उसको इकट्ठा करके अपन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है अंदर के टेम्परेचर, ऊपर के टेम्परेचर में टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर का अंतर होता है, उसके आधार पर भी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ तो अपने को इतना ही ध्यान रखना है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं और परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है, मुख्यतः कम होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, ये आपके नवीनीकरण है, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना, वो खत्म हो सकते हैं, बाकी वाले परंपरागत है ना। परंपरा पर लकड़ी वगैरह की बात छोड़ दे तो कोयले की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा है उसे प्रदूषण भी होता है, ठीक है, इसलिए नवीनीकरण जो ऊर्जा स्रोत है उनकी मांग है। अक्षय ऊर्जा स्रोत जिसको बोलते हैं, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है ना, उनकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब अपन लोग आगे देखेंगे कि भारत सरकार ने क्या किया है। भारत सरकार ने का कहना है कि 2030 तक टारगेट रखा है, 2030 तक का, कितना, 2030 तक, 2030 तक 500 गीगावाट क्या अक्षय स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने का टारगेट, कितना, वर्ष 2030 तक देश में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। अक्षय ऊर्जा कौन सी, जो अपने गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, वहां से ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, ठीक है ना। और आपको मैंने बता ही दिया कि ऊर्जा क्या है, एनर्जी जो है ना, वो आपका आधारभूत ढांचे का महत्वपूर्ण पार्ट है। अब ऊर्जा क्या है, एक तरह की जीवन रेखा है अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसके लिए क्या किया है सरकार ने, क्या किया है, इसमें सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। सौर ऊर्जा बाकी वाले का भी है, सर, जैसे राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार ने भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए हैं, ठीक है। सोलर पार्क वगैरह स्थापित किए हैं, जैसे भड़ला है, ठीक है ना। भड़ला कहाँ पर आया हुआ है, जोधपुर का बाप तहसील है, वहां पर आया हुआ है, ठीक है ना। और वहाँ अंडानी ग्रुप हो, काफी कंपनियां हैं, एनटीपीसी है, ठीक है ना, सभी ने वहां क्या प्लेटर लगाई, प्लांट अपने लगाए हैं, ठीक है ना। करीबन 18 के आसपास कंपनी है, 37 प्लांट उन्होंने वहां लगाए हैं। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा की जो क्षमता है ना, ये इसका ध्यान रखना, लगभग 19,541 मेगावाट है, ठीक है ना। और इसमें से सबसे अधिक है आपका सौर ऊर्जा का, उसमें सबसे अधिक किसकी है, सौर ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक है। और एक चीज है, सौर ऊर्जा है, ये उसमें पवन ऊर्जा है, उसमें गुजरात राज्य है, उसने भी बहुत तरक्की की है, ठीक है ना। इसके साथ में आपका तमिलनाडु है, गुजरात है, ठीक है, महाराष्ट्र है, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान सौर ऊर्जा में अभी क्या है, बाकी स्टेट से आगे हुआ है, ठीक है ना। पहले किसे था, तमिलनाडु से और इनसे गुजरात से, ठीक है ना। अब इसने काफी प्रोग्रेस किया है। एक चीज इसमें, एक और मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ, क्या एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आपके 16 सोलर सिटी का एक क्लब है इंडिया में, 16 सोलर सिटी। 16 सोलर सिटी का मतलब 60 ऐसे भारत के शहर है जहां पर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने का एक अभियान चलाया है। ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चाहे सरकारी इमारतें हो चाहे निजी इमारतें हो, उस पर सोलर प्लेट लगाएंगे, पैनल लगाएंगे, उसे सोलर ऊर्जा उत्पादन करेंगे। और एक बहुत सारे राज्यों ने क्या किया, एक निश्चित वर्ग फीट से अधिक का अगर कोई आप बनाते हो, मान लीजिएगा बड़ा कोई
भवन वगैरह बनाते हैं तो वहां पर सोलर प्लेट लगाना अनिवार्य ऐसा कर दिया है, ठीक है ना। तो इसमें से एक 16 सोलर सिटी है, जिसमें से एक सूरत शहर है, आपने नाम सुना हो, तापी नदी के किनारे पर स्थित है, महानगर है, ठीक है ना। और इसके साथ में आपका ये महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, हीरे की कटाई के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, ठीक है ना। सूती वस्त्र उद्योग का भी बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया है, इस शहर ने मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत उत्पादन करने में ये शहर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ 60% घरों में क्या सोलर प्लेट लगा दी है। बता रहे करीबन 28-29% जो टोटल ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ही प्राप्त कर रहा है। और कुछ ही समय में 40% ऊर्जा की आवश्यकता किससे प्राप्त करेगा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में, मुख्यतः सोलर, ठीक है, सोलर पैनल से। और ये सूरत जो शहर है ना, इसकी जो महानगर पालिका है, इसने शहर ने सोलर एनर्जी पॉलिसी बनाई है, ठीक है ना, महानगर एनर्जी पॉलिसी, इसलिए भी ये बहुत प्रसिद्ध हो गया है। तो बात है समझ में। अब एक चीज और ध्यान रखना है आप इसके साथ में, एक शहर है आपका कोचीन बंदर का, आपने नाम सुना हो तो कोचीन शहर में भी, कोचीन शहर है, अब बंदर का भी है कोचीन, उसमें भी सोलर प्लेट लगाने का बड़े पैमाने पर क्या हुआ, काम हुआ है। बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पादन वहां सोलर एनर्जी से किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपने महत्वपूर्ण चीज आप देखा है सोलर एनर्जी, ठीक है। और इसके साथ में आपके 2-3 जो दूसरे पॉइंट है, आपके बाल गोपालन योजना, एक हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, 2-3 चीजें आपको ध्यान रख लेनी क्योंकि ये भी एग्जाम पूछते हैं। उनका बोलना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनाना है, ठीक है ना। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक चीज कही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, आपका विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास अर्थव्यवस्था को प्रेरित करता है। अब मैं चर्चा करता ही रहता हूँ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना जरूरी है, कोई भी, चाहे सोशल हो चाहे भौतिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तभी देश की बहुत तेजी से तरक्की हो सकेगी। अभी हमारे देश का जो जीडीपी का आकार है 3.5 ट्रिलियन है, कितना भी 3.5 ट्रिलियन, ठीक है ना। और 2027-28 तक 5 ट्रिलियन करने की सरकार की योजना है, 5 से 7 है ना। 2047 तक बताते हैं इसका दुगना कर देंगे, ये अभी योजना बना के रखी है। और एक चीज हमारे प्रधानमंत्री जी का और कहना है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन, ठीक है ना, नेट जीरो कार्बन की पॉलिसी लागू कर देंगे 2070 तक, ठीक है ना। और 2045 का तो इम्पोर्टेंट है ही, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वर्ष का, वहां पर जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य है, ठीक है ना। 2045 तक जो भारत की जनसंख्या स्थिर करने का लक्ष्य है, ये मुख्य बात है। इससे संबंधित आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। आज इतना ही, कल अपने से आगे चलेंगे, ठीक है।